बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। वीकली पॉडकास्ट रेडियो फोरम विद जुनेद अंसारी एंड राजा हबीबुल्लाह खान, FM 101.4 मीरपुर, रेडियो आज़ाद जम्मू कश्मीर, रेडियो पाकिस्तान। आज के मौज़ूआत आपके सामने रखे देते हैं। दिल्ली इंडिया में G20 कॉन्फ्रेंस में तीन इंतहाई अहम ममालिक चीन, रूस और स्पेन के सदूर की अदम शिरकत के बायस इसे नाकाम करार दिया गया है। बहुत से कॉर्नर्स की तरफ से इस पे आर्टिकल्स छप रहे हैं, बहुत से इस पे गॉसिप हो रही है। बज़ाहिर मिस्टर मोदी बुचर ऑफ गुजरात बगलें बजा रहे हैं कि न जाने कितनी हमने कोई इकोनॉमिकल अचीवमेंट कर ली है, लेकिन बुनियादी तौर पर ये नज़र आ रहा है कि दुनिया दोबारा बाइपोलर वर्ल्ड में तकसीम होती जा रही है और चीन, रूस और स्पेन जैसे अहम तरीन ममालिक जो हैं उनके सदूर का शिरकत ना करना ये हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि वो किस मुंह से अपनी इस G20 कॉन्फ्रेंस को कामयाब कहने की कोशिश कर रहे हैं मिस्टर मोदी। इसी तरीके से अगर हम देखें तो यहाँ पे आज़ाद कश्मीर के जो मामलात इस वक्त चल रहे हैं, एक तरफ तो बिजली के बिल्स के हवाले से पिछले हफ्ते बहुत एहतजाज हुआ, तमाम डिवीजन्स के अंदर हड़ताल ऑब्ज़र्व की गई। बहुत लोगों के अंदर तशवीश है अपनी क़ुव्वत ख़रीद ना होने की वजह से, अपने वसाइल कम होने की वजह से जो बिल्स ज़्यादा आए हैं। ज़ाहिर है कि रुपए की कीमत गिरी है, डॉलर्स में पेमेंट होती है IPPs को, तो उस हवाले से पहले एक जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम गवर्नमेंट के लिए पैदा हुआ था, अब एक नया जो चैलेंज है वो पैदा हो रहा है कि बल्दियाती इंतखाबात करवाए गए थे जिसमें 3000 मुंतखब बल्दियाती इदारों के सरबराहान जो हैं, बल्दियाती नुमाइंदों के जो जितने भी इदारे कॉन्स्टिट्यूट होते हैं उनके सरबराहान ने मालियाती और इंतज़ामी इख्तियारात के हसूल के लिए रियासत गिर मुहिम और फिर मुज़फ़्फ़राबाद कैपिटल में धरने का ऐलान कर दिया है। और इसी तरह पाकिस्तान में जैसा कि मैंने ज़िक्र किया, बिजली की कीमतें, मुख्तलिफ़ अशाए खुर्दनोश की कीमतें, जो भी कीमतें इस वक्त राइज़ पे हैं, बढ़ रही हैं, उसकी बुनियादी वजह डॉलर जो है उसका कंट्रोल ना होना है। और हमने देखा कि चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसम मुनीर साहब ने पाक फ़ौज के स्ट्रेटजिक जो विंग्स हैं उनके हमरा मिलकर मईशत के हवाले से भी वो अपना किरदार, मौसर तरीन किरदार अदा करना शुरू किया है। और पाकिस्तान में हमने देखा कि 30 रुपये से ज़ायद कीमत गिरी है, डॉलर की रुपया मजबूत हुआ है। जब ये क्रैकडाउन वहाँ पे किया गया, पेशावर के अंदर, मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो डॉलर स्मगल हो रहा था, जो हुंडी के ज़रिए जा रहा था, जो पाकिस्तान की सरहद को क्रॉस करके दीगर ममालिक में, स्पेशली अफ़गानिस्तान में फिल्ट्रेट हो रहा था, उसको रोका गया। इसी हवाले से आज़ाद कश्मीर में हवाला और हुंडी में मुलव्वस 37 करेंसी डीलर्स के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन की तैयारियां इस वक्त अरूज पे हैं। इस हवाले से भी बात करेंगे। जनाब राजा हबीबुल्लाह खान साहब क्या कहेंगे? बहुत से मौज़ूआत। जी अंसार साहब, इस हवाले से स्पेशली G20 के हवाले से आपने बात की कि उसमें मोदी सरकार जो है वो जो मकासद हासिल करना चाहती थी, जो बड़े ममालिक हैं चीन, रशिया, स्पेन के सदूर की अदम शमूलियत की वजह से जो है वो इसमें जो है वो नाकाम हुई है ये कॉन्फ्रेंस। जिस तरह से इससे पहले सियाती कॉन्फ्रेंस श्रीनगर में नाकाम हुई थी, उसी तरह इसे भी नाकामी का सामना हो गया है। दूसरी जानब अंसार साहब, जो भारतीय आइन का आर्टिकल 370 है उसकी मनसूखी के हवाले से जो है वो 2 अगस्त से जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पे भारतीय सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हुई है, जो कि 5 सितंबर तक जारी रही है। और इसमें ये बुनियादी तौर पे जो 3 जम्मू कश्मीर से तल्लक़ रखने वाले 3 भारतीय मेंबरान पार्लियामेंट हैं, जस्टिस रिटायर्ड हुसनैन मसूदी, फ़ारूक अब्दुल्ला और मोहम्मद अकबर लोन, जो है इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में 370 आर्टिकल की मनसूखी के फ़ैसले को जो है वो चैलेंज किया था। तो अब जो है वो भारतीय सुप्रीम कोर्ट जो है उसने फ़ैसला
महफूज कर लिया है और तवक्को की जा रही है कि 370 जो है ये मनसूख कर दिया जाएगा। भारत बुनियादी तौर पे जो है मोदी सरकार वो चाह रही है कि वो यूनाइटेड नेशन के जो मुस्तकिल मेंबरान असम्बली हैं, इससे पहले 5 हैं वीटो पावर्स, और ये असम्बली की रुकनीत जो है उसके लिए बुनियादी तौर पे जो है वो मोदी सरकार की ये ख्वाहिश है कि इसमें कामयाबी हो, जिसके लिए फेस सेविंग के लिए ये कोशिश की जा रही है। लेकिन इसमें जो है वो मैं समझता हूँ कि मकबूजा जम्मू कश्मीर के जो अवाम हैं वो खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं कि उन्होंने इतना जबर बर्दाश्त करने के बावजूद जो है, जबर के बावजूद जो है वो इस्तकामत का मुजाहरा किया है। तो अंसार साहब, जिस तरह आप फरमा रहे थे कि स्पेशली जो बिजली के बिलात और महंगाई के हवाले से जो आज़ाद कश्मीर में रियासत गिर मुजाहरे हुए हैं, उसके बाद एक नया अंसार साहब जो चीज़ सामने आई है वो रावलाकोट में जो आज़ाद कश्मीर के 10 अजला के जो मेंबरान ज़िला कौंसिल हैं उनकी मीटिंग हुई है वहाँ रावलाकोट में, और वहाँ ये फ़ैसला किया गया है कि ये मीरपुर में और गफराबाद में जी ये कन्वेंशन पहले मुनक़द किए जाएंगे। बाकायदा इसकी अंसार साहब अनाउंसमेंट भी हुई है, और उसके बाद मुज़फ़्फ़राबाद में जो है वो धरना देने का जो है वो प्रोग्राम है। फिर अंसार साहब बात हुई उंडी अवाला उंडी के हवाले से, तो इसमें जो तफसील अंसार साहब सामने आई है, इसमें बुनियादी तौर पर जो है पूरे पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर में जो 722 करेंसी डीलर हैं जो हवाला उंडी के कारोबार में मुलव्वस हैं, इनमें से 205 का तल्लक पंजाब के साथ है, 183 जो हैं उनका तल्लक KPK के साथ है, 104 जो हैं उनका तल्लक बलूचिस्तान के साथ है, और 37 जो हैं उनका तल्लक आज़ाद कश्मीर से है, और जो 17 का तल्लक जो है वो इस्लामाबाद के साथ उनका तल्लक है। तो आज़ाद कश्मीर में भी जो हमारे ज़राए हैं उसके मुताबिक बहुत जल्द जो इसमें मुलव्वस हैं लोग, बुनियादी तौर पे ये टैक्स बचाने के लिए ऐसा किया जाता है। हमारी जो आज़ाद कश्मीर जो है वो इस हवाले से जो है वो एक ज़र मुबादला के हवाले से एक बड़ा जो है हमारे तारकीन वतन जो हैं उनका बड़ा हिस्सा इसमें शामिल है, और जो मेजॉरिटी है सर साहब वो बैंकों के ज़रिए ही पैसे भेजते हैं जायज़ तरीके से, लेकिन कुछ लोग उंडी के कारोबार में भी मुलव्वस हैं। तो इसलिए जो है वो जिस तरह के हालात जा रहे हैं। और दूसरा अंसार साहब FBR ने जो है वो कोला पुल और मंगला पुल पर जो हैं वो कस्टम चेक पोस्ट जो हैं उनके क़याम के हवाले से नोटिफिकेशन जारी हो गया है, और इसमें हमारी जो ताजर बरदरी आज़ाद कश्मीर की स्पेशली जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है उन्हें इस हवाले से बड़े तफसात व ख़दशात हैं। इस पर भी अंसार साहब हम बात करेंगे। फिर आपने आज़ाद कश्मीर में सियासी सूरत हाल के हवाले से बात की, तो PTI की जो तंजीम साजी हुई है इसमें ख़ासी जो स्पेशली नज़रियाती लोग हैं उन्हें बड़े तफसात व ख़दशात हैं। इसी तरह जो मुस्लिम लीग नून है, जो उसके जनरल सेक्रेटरी हैं जनाब चौधरी तारक फ़ारूक साहब, वो जो है वो शरीफ बरादरान को मिले हैं लंदन में, और उन्हें भी उन्होंने कहा कि इस हुकूमत से जो है वो अलहदगी इख्तियार कर लेनी चाहिए। साबिक़ वज़ीर आज़म राजा फ़ारूक हैदर भी खुल के ये कह चुके हैं कि इस हुकूमत को तो चलना चाहिए सियासी इस्तेकाम के लिए, लेकिन मुस्लिम लीग नून जो है और उसके जो स्पेशली कारकुनान हैं वो नहीं चाहते कि वो, तो ये अंसार साहब सियासी जो सूरत हाल है ये भी इस प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। जी, इसी तरह जैसा कि सामीन आप जानते हैं कि हम इस प्रोग्राम में कोशिश यही करते हैं कि जो भी करंट अफेयर्स हैं उस हवाले से आपके सामने चीज़ रखी जाए। बिजली के बिल्स के हवाले से अभी ज़ाहिर है कि पूरे पाकिस्तान में जहाँ पे लोगों के अंदर एक बेचैनी है, आज़ाद जम्मू कश्मीर में इस हवाले से थोड़ा सा एक डिफरेंट ये केस है कि यहाँ के लोगों का ये ख़्याल है कि चूँकि आज़ाद जम्मू कश्मीर की सॉइल के ऊपर कश्मीर के दरियाओं ही को इस्तेमाल करके, यहाँ के पानी ही को इस्तेमाल करके यहाँ पे
डैम बनाया गया जिसे पूरी दुनिया मंगला डैम के नाम से जानती है। पाकिस्तान के 2 सबसे बड़े रिजर्वायर हैं पानी के, जहाँ पे आबपाशी के नुक्ता निगाह से पानी इकट्ठा होता है और पाकिस्तान में 1 करोड़ 33 लाख बिलियन एकड़ फीट जो है ये पानी इकट्ठा होता है, ये ज़ख़ीरा होता है जो कि पूरा साल आबपाशी के लिए, फसलों के लिए इस्तेमाल होता है। उस 1 करोड़ 33 लाख में से 73 लाख मिलियन एकड़ फीट जो है ये मंगला डैम में इकट्ठा किया जाता है पानी। तो गोया ये पानी का पाकिस्तान का सबसे बड़ा ज़ख़ीरा बन चुका है रेजिंग के बाद। तो लोगों का ये इस हवाले से अहले जम्मू कश्मीर, आज़ाद जम्मू कश्मीर का ये कहना है कि हमें जिस रेट पे बिजली कॉस्ट करती है हाइडल के अंदर गालबन 2 रुपये 59 पैसे या 2.25 रुपये, इसी रेट पे यहाँ के लोगों को मिलनी चाहिए। इस पे किसी भी किस्म का इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर वो जो कैपेसिटी चार्जेस, फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस, दीगर चार्जेस जो कि थर्मल IPPs के ज़रिए, IPP प्लांट्स के ज़रिए जो बन रही है बिजली, वो रेट यहाँ के लोगों के साथ ना लगाया जाए। ये एक जायज़ मुतालबा दिखाई देता है और गालबन आज़ाद जम्मू कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर जनाब चौधरी अनवारुल हक साहब ने सेनेट की कायमा कमेटी के अंदर जाकर अपना ये केस बड़ी ही बहादुरी के साथ और बहुत ही इस्तदलाल के साथ वहाँ पे प्रेजेंट किया है। राजा हबीबुल्लाह खान साहब बड़ा अप्रिशिएट किया है पाकिस्तान की मीडिया ने भी उसको। जी जुनैद अंसार साहब जो कायमा कमेटी है सेनेट की, उन्होंने भी इसे, क्योंकि अंसार साहब एक जायज़ बात है। आप देखें जो भी एक जहाँ से कोई चीज़ या पैदावार होती है वहाँ के लोगों को जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो वहाँ के लोग होते हैं। लॉ ऑफ द लैंड है। जी हाँ, तो ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है और एक कानून कुदरत है कि वहाँ के लोगों को ऐसा करना चाहिए। लेकिन जितनी बड़ी लोगों की कुर्बानी है, जितने भी हाइडल प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे मुजफ्फराबाद में, चाहे कोटली में, चाहे मीरपुर में या दीगर अजला में हैं, तो यहाँ से तकरीबन 2800 मेगावाट बिजली पैदा होती है और इसमें आज़ाद कश्मीर के 380 मेगावाट जो है वो ज़रूरत है। पीनट है जी, कुछ भी नहीं है। तो ये बिल्कुल जायज़ बात है और इसमें हम तवक्को करते हैं कि इन लोगों का, क्योंकि अंसार साहब राय साहब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गरीब लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है। अंसार साहब यहाँ पे मौके नहीं है कारोबार के, इंडस्ट्री कोई नहीं है। यहाँ सरकारी जॉब में भी 80% जो जॉब्स हैं वो नॉन गजेटेड हैं। जी जी, तो वो बेचारा जिसकी 30,000 35,000 जो बेचारा सैलरी ले रहा है, वो 50,000 का उसका बिल आ जाए तो बिल आ गया, वो क्या करेगा? ऐसे ही है, वो तो पीटेगा ना। जी जी। तो जनाब इन तमाम मौज़ूआत पे हम बात करेंगे। अब हम चलते हैं अपने मेहमानान गिरामी की जानिब। आप इस वक्त खसूसी प्रोग्राम समात फरमा रहे हैं वीकली पॉडकास्ट रेडियो फोरम विद जुनैद अंसारी एंड राजा हबीबुल्लाह खान, FM 101.4 मीरपुर, रेडियो आज़ाद जम्मू कश्मीर, रेडियो पाकिस्तान। तो आपको सर जी सामीन, हमें इस वक्त एक बड़ी शख्सियत, एक मुदब्बर, एक दानश्वर, एक स्कॉलर राजा ज़फ़रुल हक साहब, मरकज़ी चेयरमैन मुस्लिम लीग नून, उन्होंने ज्वाइन किया है। जनाब राजा ज़फ़रुल हक साहब, कैसे देखते हैं हिंदुस्तान, भारत, मिस्टर मोदी बुचर ऑफ गुजरात, इस वक्त वो बड़ी बज़ाहिर बगले में जाने की कोशिश कर रहे हैं कि न जाने कौन सा तीर मार लिया है उन्होंने, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ करते हुए मुसलमानों और दीगर अक़लियतों के खून से अपने हाथ रंगे हुए वो ये कह रहे हैं कि पता नहीं हमने G20 कॉन्फ्रेंस में कौन से माइलस्टोन अचीव कर लिए हैं, जबकि चीन, रूस और स्पेन के सदूर ने शिरकत नहीं की। राय साहब कैसे देखते हैं आप इसको? मैं समझता हूँ जी कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो मकसद था वो मुकम्मल तौर पर फेल हुआ और 7-8 जमातें इंडिया की उन्होंने जिस तरीके से इन्होंने किया और जो चांदी सोने के बर्तनों में उनको खाना दिया, हालांकि वो कहते हैं कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान और बांग्लादेश और नेपाल से भी ज़्यादा गरीब मुल्क है, तो यहाँ वो क्या दिखाना चाहता था। और फिर जो उन्होंने वेन्यू बनाया था कॉन्फ्रेंस के लिए, उसमें भी बारिशों का पानी आ गया और वो बड़ी सुबकी भी हुई उनकी। इस लिहाज से जो मकसद था उनका वो हासिल नहीं कर सके। जनाब राजा ज़फ़रुल हक साहब, आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं कि डायरेक्टली तो उन्होंने इस तरह की बात नहीं की, लेकिन चाइना CPEC इसके साथ, पाकिस्तान के साथ उनको शदीद तकलीफ़ है और वो किसी न किसी तरीके से
वर्ल्ड पावर्स को इन्वॉल्व करना चाहते हैं किसी ऑल्टरनेट मंसूबे में। अभी तो हवा में बातें सारी, इंशाल्लाह पाकिस्तान का CPEC का मुस्तकबिल बहुत रोशन है। जी इंशाल्लाह, जो चीन के साथ एक मुसलसल राब्ते का सिलसिला रहता है और इसी तरह तुर्की के साथ है या बाकी सऊदी अरब के साथ है, तो वो पाकिस्तान के साथ बड़ा मुस्तकिल और मजबूत बामी मशावरत का सिलसिला है, जिससे भारत को और बिलखसूस मोदी को बड़ी तकलीफ़ है। तो लेकिन ये मामलात जो हैं ये आपस में दोनों साइडों के दोनों तरफ़ैन की वो पूरी एक सोची समझी पॉलिसी है जिस पर वो चल रहे हैं और पाकिस्तान को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। जनाब राजा ज़फ़रुल हक साहब, चूँकि आप पूरे पस मंज़र से आगाह हैं मसला कश्मीर के और जम्मू कश्मीर के स्टेटस के हवाले से, दिल्ली सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस वक्त जो केस है आर्टिकल 370 का, इस हवाले से अभी बहस जारी थी, फैसला महफूज किया गया। आप क्या समझते हैं कि अगर इस मौके पे भी हिंदुस्तान मिस्टर मोदी कोई डंडी मारते हैं तो दुनिया के मुख्तलिफ वहाँ पे मुनसफ तो मौजूद हैं जो कि फ़ैसलों को रिव्यू करते हैं, उस पर तबसरा करते हैं। आप क्या कहते हैं इस हवाले से सर? मैं समझता हूँ कि ये सुप्रीम कोर्ट का इस मसले को एजेंडे पर रखना और उसके लिए हियरिंग करना, और ये बज़ाते ख़ुद इस बात का सबूत है कि हिंदुस्तान की अदलिया वो इंडिपेंडेंटली सोचती है, बावजूद इस बात के कि कुछ फ़ैसले उनके सबका ऐसे भी थे जिसमें उन्होंने कहा कि ये जो लोग हैं जिनको सज़ाए मौत दी गई है, ये इनके ख़िलाफ़ कोई एविडेंस तो नहीं है, लेकिन पब्लिक सेंटीमेंट भी कोई चीज़ होती है, उसकी वजह से हमने ऐसा किया है। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि ख़ास तौर पर इस मामले में जहाँ 7 जमातें बिलखसूस कांग्रेस पार्टी और बाकी जमातें वो जो हैं, और कम्युनिस्ट पार्टी और इस तरह की 7 जमातें हैं जिन्होंने 370 को ख़त्म करने के ऊपर बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल किया और अब भी वो कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये मोदी के लिए एक सबक आमोज़ सिलसिला होगा अगर इंडिया की सुप्रीम कोर्ट भी ये फैसला करे। हालांकि जो हिंदुस्तान की भारत की एक हाई कोर्ट ने भी फैसला किया है कि 370 जो है वो हिंदुस्तान की आइन का एक मुस्तकिल हिस्सा है, और जो उसके ख़त्म करने का प्रोसीजर है उसमें भी जो कश्मीर की असम्बली है उसकी मौजूदगी और उसकी हमायत लाजमी है। और वो चूँकि इन्होंने तोड़ दी है, वो नहीं रखी हुई, इसलिए अब ये मुमकिन ही नहीं है कि इस 370 को ख़त्म किया जाए। तो मैं समझता हूँ कि कानूनी तौर पर ये बहुत मुश्किल होगा इंडिया की सुप्रीम कोर्ट के लिए भी कि वो कोई ऐसा फैसला करे जिसमें ख़ुद जजेस के अपने किरदार पर पूरी दुनिया में हर्फ आए। जनाब राजा ज़फ़रुल हक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया और विजडम शेयर की, बड़ी मेहरबानी सर। जी जनाब राजा हबीबुल्लाह खान साहब, राजा ज़फ़रुल हक साहब ने गुफ्तगू जो की है, क्या देखते हैं आप इसको? अंसार साहब, इस बात से हट के कि किसी का किसी सियासी जमात से क्या ताल्लुक़ है, बैसियत राजा ज़फ़रुल हक, मैं समझता हूँ कि मैं तो सच्ची बात है जब भी इन्हें मैं देखता हूँ तो मुझे बानी पाकिस्तान जो हैं बाबा कौम का क़ायद मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह जो हैं उनकी जो तस्वीर है वो आँखों में उभरती है। इनकी ख़ासी मुशाबत है जनाब बानी पाकिस्तान के साथ। सुभान अल्लाह। तो G20 के हवाले से 370 के हवाले से बड़ी तफसील के साथ जनाब सेनेटर राजा ज़फ़रुल हक साहब ने हमारे सुनने वालों को जो है वो आगाह किया। और देखिए कि हिंदुस्तान मिस्टर मोदी बड़े इस वक्त वो वहाँ पे शादी मर्ग की कैफियत बना के बैठे हुए हैं। हालांकि पूरी दुनिया के सामने सुबकी हुई कि उन्होंने जो कन्वेंशन सेंटर वहाँ पे बनाया था $300 मिलियन खर्च करके अपने
वहाँ पे पार्लियामान के सामने बारिश हुई और वो वहाँ पे पानी, वो कितनी वहाँ पे फिल्में सैकड़ों नहीं हज़ारों जो हैं क्लिप्स जो हैं वो सोशल मीडिया पे लोग शेयर करके ठट्ठा उड़ा रहे हैं पूरी दुनिया में कि ये है जनाब आपकी। देखें अंसर साहब, कुदरत की देखें लाठी भी एक हुई। अब जो पाकिस्तान तो हम जो है इस हवाले से कंपैरिजन नहीं करते, लेकिन इंडिया के अंदर अंसारी साहब आप दिल्ली चले जाएं, आप मद्रास चले जाएं, आप किसी बड़े शहर में चले जाएं, दही इलाकों में चले जाएं, वहाँ इंतहा की गुर्बत है। और जिस तरह से मोदी रजीम जो है वहाँ अक़लियतों के साथ जो उसने सलूक रवा रखा है, किसी भी लिहाज से किसी भी तौर पर ये ड्रामा जो है जो रचाया मोदी सरकार ने, किसी भी लिहाज से इसकी जो है सताइश नहीं की जा सकती। आप देखिए सोने और चांदी के बर्तन, जी आपने उन लोगों की जो बेचारे इतने गरीब हैं, सड़कों पे फुटपाथों पे सोने पे मजबूर हैं। और लिटरली स्पीकिंग 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए वहाँ पे 2 करोड़ से ज़्यादा आबादी दिल्ली की वो बिल्कुल उनको बंद कर दिया गया, नज़रबंद कर दिया उन्होंने। जी जी। वो जो हम बात कर रहे थे कि कश्मीर में भी जो इवेंट रखा था, कंटोनमेंट बना के आपने इवेंट रख दिया वहाँ पे, सिविल एक भी बंदा वहाँ पे कब्रिस्तान से आप खामोशी वहाँ पे तो ये नेचुरल तो नहीं है जी, नहीं ये नेचर के खिलाफ नेचुरल है बेशक। और ये जो बात उन्होंने कही कि अगर मिस्टर मोदी जो हैं वो कोर्ट्स के ऊपर अपनी पावर एक्सरसाइज करके, जैसे अफजल गुरु शहीद उनको शहीद किया गया था कि एविडेंस तो कोई नहीं है, लेकिन पब्लिक को परसेप्शन को एड्रेस करने के लिए हम इनको फांसी की सजा देते हैं। इतनी बड़ी इंसाफ का कत्ल है ना अंसार साहब, ये तो इंसाफ का कत्ल। तो और यही वो कह रहे हैं कि अगर इन्होंने ऐसा किया तो ये बहुत बड़ी बदकिस्मती होगी। जी, राजा ज़फ़रुल हक साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, मरकज़ी चेयरमैन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। अभी हम बढ़ते हैं अपने दीगर मेहमानान गिरामी की जानिब। मुख्तलिफ मौज़ूआत पे आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं। G20 कॉन्फ्रेंस, मिस्टर मोदी बहुत बगले में जा रहे हैं, इंडिया का नाम भी वो भारत रखने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी 2000 साल पुरानी हिस्ट्री की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें कोई भी मुसलमान और कोई भी दीगर अक़लियत उनकी आइडियोलॉजी के मुताबिक वहाँ पे नहीं थी और सिर्फ एक हिंदू वहाँ पे इलाका था, सिर्फ हिंदू रहते थे। ये भारत को इन्होंने वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा उजागर करने की कोशिश की है और ये भी वर्ल्ड लीडर्स को एक पैगाम है कि एक तरफ तो सेकुलर स्टेट कहता है हिंदुस्तान, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी अपने आप को कहलाने की कोशिश करता है, दुनिया की चौथी बड़ी माशी कुव्वत अपने आप को कहता है, लेकिन छोटेपन की, छोटे जहन की ये इंतहा है कि मुख्तलिफुल ख़याल और मुख्तलिफुल मज़ाहिब लोगों को बर्दाश्त करने के लिए भी मिस्टर मोदी का भारत तैयार नहीं है। जबकि वहाँ पर 13 जमातों का जो इत्तेहाद है कांग्रेस की सरकर्दगी में, वो इस वक्त इस सेकुलरिज़म के हक़ में है और मिस्टर मोदी के इस इंतहाई फ़िरका परस्त किस्म के रवैये पर शदीद तनकीद करता है और सेकुलरिज़म को सपोर्ट करता है कि जिसमें मुसलमानों को, ईसाइयों को और दीगर जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको जीने के इक्वल राइट्स देने की बात करता है। तो जनाब अब हम चलते हैं अपने दीगर मेहमानों की जानिब। FM 101.4 मीरपुर रेडियो आज़ाद जम्मू कश्मीर रेडियो पाकिस्तान पर आप समात फरमा रहे हैं वीकली पॉडकास्ट रेडियो फोरम विद जुनेद अंसारी एंड राजा हबीबुल्लाह खान। जी सामीन, इस वक्त हमें जैसा कि मरकज़ी चेयरमैन मुस्लिम लीग नून राजा ज़फ़रुल हक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, हमें इस वक्त लंदन से, बरतानिया से ज्वाइन किया है जम्मू कश्मीर काउंसिल फॉर ह्यूमन राइट्स के फाउंडर प्रेसिडेंट डॉक्टर सैयद नज़ीर गिलानी साहब ने। जम्मू कश्मीर काउंसिल फॉर ह्यूमन राइट्स का अक़वाम मुत्तहिदा में, यूनाइटेड नेशन में कंसल्टेटिव स्टेटस है और कश्मीर के हवाले से जितना काम लॉजिकल सतह पर, लेजिस्लेटिव सतह पर, कानूनी सतह पर डॉक्टर सैयद नज़ीर गिलानी साहब ने किया है, बहुत कम लोग जो हैं इस चीज़ तक पहुंच सके हैं। जनाब डॉक्टर सैयद नज़ीर गिलानी साहब, आप कैसे देखते हैं इंडिया जो कि कभी लार्जेस्ट डेमोक्रेसी अपने आप को पोर्ट्रे करता था, कभी सेकुलर सबसे बड़ी पॉपुलेशन अपने आप को शोकेस करता था, अब वो अपने आप को 2000 साल पुराना भारत जो है उसके तौर पर शोकेस कर रहा है। और एक तरफ वहाँ पे हम देख रहे हैं कि
ईसाइयों के खून से हाथ रंगे हैं, कश्मीरियों के खून से हाथ रंगे हैं, और G20 कॉन्फ्रेंस में सोने और चांदी के बर्तनों में लोगों को खाने खिलाए जा रहे हैं, जबकि वहाँ पे पावर्टी की सूरत हाल भी दुनिया के सामने है। डॉक्टर गिलानी साहब, इसे आप कैसे देखते हैं? क्रिटिकल एनालिसिस क्या है आपका, जबकि रूस, चीन और स्पेन के प्रेसिडेंट्स ने भी वहाँ पर जाना पसंद नहीं किया, कोल्ड शोल्डर है उनकी तरफ से। अंसारी साहब, इंसान को अपने गिर्द नवा में होने वाले वाकयात का आज जो जायजा लेना चाहिए और बड़ा ही गैर जानबदार जायजा लेना चाहिए। हिंदुस्तान ने 20 ममालिक जमा किए, तो पाकिस्तान ने भी दुनिया के तमाम इस्लामी ममालिक लाहौर में जमा किए थे, और हमने तो इब्तिदा की थी, शुरुआत तो हमसे हुई थी, और जितनी वुसअत पाकिस्तान की है दुनिया भर में, हिंदुस्तान को तो वो हासिल नहीं है। इक्तिसादी मामले में या G20 का वहाँ जो आना है वो तो हमें उससे खौफजदा तो होना नहीं चाहिए, इसलिए कि आज की दुनिया में जो डिप्लोमेटिक इंटरेक्शन है वो डिफाइन करता है आपका कल, यानी आपका आज, आपकी आज की मेहनत जो है डिफाइन करती है। जिस तरह हम कश्मीर के लोग एक मुद्दत से तहरीक चला रहे हैं हुकूक की, तो हमारी मेहनत की जो हैयत है वही डिटरमिन करती है कि हम कितना प्रिवेल करेंगे। तो चीन का, रूस का ना आना जो है ये तो एक उनके लिए तो शदीद दचका तो जरूर है, और लेकिन हमें ये देखना है कि हमारे लिए क्या मिसाल कायम हुई है। हमारे लिए जो मिसाल कायम हुई है वही है कि हमें मेहनत की बड़ी ज़रूरत है। वो चीन और रूस हमारी वजह से नहीं आए, उन्होंने दुनिया के इस मौजूदा हाल में या कल के नक्शे में अपने आप को डिफाइन किया है, हमारे लिए नहीं किया, अपने लिए किया। इसीलिए हमने भी अगर कल एक इज्तिमा करना है मुसलमान ममालिक का और दुनिया के दूसरे ममालिक का भी, वो भी हम अपने लिए डिफाइन करेंगे। तो ये तो हिंदुस्तान को तो वाकई मायूसी तो बहुत हुई होगी, ये दो बड़े ममालिक ने नो करके। और रूस का इसलिए भी क्योंकि रूस एक ऐसा मुल्क है जो लगातार कश्मीर पर हिंदुस्तान की हिमायत करता आया और वीटो करता आया। तो हम जो है हम रूस के वीटो के भी मारे हैं, यानी अगर रूस एक वक्त में बार बार या कई बार वीटो ना करता तो कश्मीर की सूरत हाल अलग होती, या हम मेहनत करते तो सूरत हाल अलग होती। तो इसलिए हमें ये देखना है कि वो रूस जो हिंदुस्तान के शाना बशाना चलता था आज चलने से इनकारी हो गया। चाइना भी एक बड़ी इक्तिसादी कुव्वत है, दुनिया की बहुत बड़ा मुल्क है, हिंदुस्तान में उनकी इन्वेस्टमेंट है, लेकिन आज नहीं गए। इसका ये मतलब भी नहीं है कि उनकी इन्वेस्टमेंट जो है वहाँ नहीं है। तो हर मामले पर नज़र रखने की ज़रूरत है। तो हमें इसमें ये जो बैनुल अक़वाम का या ममालिक का जो आपस का रिश्ता है ये अच्छा बुरा चलता आता है। आज वो नहीं गए, हो सकता है कल आए, तो जाहिर है हमें कल के लिए तैयारी करनी है कि आने वाले कल में अगर वो शिरकत करते हैं तो उस शिरकत से हमारे हालात पर, हमारे मामलात पर और हमारे कल पर क्या असरात मुरतब होंगे। तो मेरा ये वो एंगल है जिसको आप कैसे जुरिडिकल एंगल, इसमें इसकी जूरिस्प्रूडेंस को मैं समझता हूँ। एक जज्बाती एक अप्रोच भी हो सकता है कि नहीं गए, तो अगर आज नहीं गए, वो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ हिंदुस्तान ने कल से शुरुआत कर ली होंगी कि किसी और मीटिंग में दोनों ममालिक के साथ किसी लेन देन के बाद वो ममालिक भी आ जाए, लेकिन फिर हमने अपने रास्ते खोलने हैं, वो बड़ी बात है। बहस ये नहीं है कि वो दो क्यों नहीं गए, बहस ये है जो लोग वहाँ गए उन ममालिक में हमारी शिरकत क्या है। उन ममालिक में हमारी बड़ी शिरकत ये है कि बरतानिया जो ऐसा मुल्क है जिसने ये कहा कि कश्मीर दुनिया का वाहिद हल तलब मसला है, द ग्रेटेस्ट आउटस्टैंडिंग इशू इन द इंटरनेशनल अफेयर्स, बरतानिया ने कहा है। तो बरतानिया तो चला गया, तो हमने बरतानिया को ये कहना है कि ये ख्याल रखिएगा कि आपके दाल चावल बेचने में आप जो अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के बुनियादी रुकन हैं, कहीं आपने उससे इनहराफ तो नहीं किया, क्योंकि कश्मीरियों का जो हक़ खुद इरादियत है और हक़ खुद इरादियत की जो टेम्पलेट बनी है उस तैयारी में तो आपका और आपके दो बड़े जर्नल्स का
हिस्सा रहा है। यानी बरतानिया के दो वो जर्नैल जिन्होंने जंग अजीम दोयम में, और जो चर्चिल एक उनमें से चर्चिल का स्टाफ मेंबर भी था, स्टाफ ऑफिसर। तो जाहिर है हमारा बरतानिया में दूसरे मामलात में एक ऐसा ताल्लुक होना चाहिए कि हिंदुस्तान और बरतानिया जो आपस में आटा, चीनी, चावल बेचने का कोई सिलसिला करेंगे, उसमें कश्मीरियों के हक खुदरादियत को कोई नुकसान ना पहुंचे, ये बड़ा जरूरी है। इसी तरह वो ममालिक जो वहां गए, 20 ममालिक गए और दूसरे ममालिक भी। आपको ये पता है कि शाम ने, जब पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा में वक्त मांगा था कश्मीर के केस की तैयारी का, तो सबसे पहले शाम ने पाकिस्तान की वहां हिमायत की थी कि हाँ, पाकिस्तान को अचानक चिट्ठी गई है सिक्योरिटी काउंसिल से कि जी 6 तारीख को इस केस पर बहस होगी, इसलिए पाकिस्तान को मुनासिब वक्त दिया जाए ताकि ये तैयारी करके आए। तो जिन ममालिक ने तारीख में हमारा साथ दिया है, हमने उनकी कदर करनी है। तो मेरे ख्याल में कदरदानी का जो सिलसिला है उसको बहाल करना पड़ेगा। हमने उन ममालिक को शाबाशी देनी है, उनका शुक्रिया वक्तन फ़ौक़न अदा करना है। जी, क्यूबा ने हमारी बड़ी मदद की है, बेपनाह मदद की अक़वाम मुत्तहिदा में। अर्जेंटीना ने बड़ी मदद की है, बेशुमार मदद की है। नेदरलैंड्स ने हिंदुस्तान को कहा आप तो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों से भाग ही नहीं सकते, ये तो बुनियादी पाबंदी की करारदादें हैं। तो ये इन ममालिक में से जो वहां गए थे, हमने आज से ही उनसे इंटरेक्शन करना है। चीन और रूस सिर्फ 2 ममालिक है, दुनिया के 194 ममालिक है। हमने 194 ममालिक के साथ ताल्लुक, और 194 ममालिक में बेशतर ने हमारा बड़ा साथ दिया। ऑस्ट्रेलिया ने बड़ा साथ दिया है, फ्रांस ने कश्मीर पर बड़ा साथ दिया है। फ्रांस ने ये कहा है कि जो भी हो जाए दुनिया में, हिंदुस्तान और पाकिस्तान को बिल आखिर जो 2 बुनियादी करारदादे उन पर वापस आना है। मैंने थोड़ा सा इसका अहाता खोल दिया इस बहस का। आप कहते हैं कि रूस और चीन न जाने, और जाने में तो हमें भी बड़ा फायदा है। हमने ये देखना है कि रूस ने वीटो एक जमाने में किया था, लेकिन आज नहीं, आज रूस ने जाने पर वीटो किया है, हिंदुस्तान के इंतजाम को वीटो किया है, लेकिन फिर भी दुनिया चली गई। तो इसलिए जरूरी ये है कि हम अपनी राह पे जो हमारा तांगा चलता है, हमारा जो मोटरसाइकिल चलता है, वी नीड टू फ्लाई ऑन, यानी हमने जारी रखना है सफर। दाएं बाएं ये नहीं देखना है कि कौन साइकिल पर साथ वाली गली से निकल गया, खिसक गया, और ममालिक भी खिसक जाएंगे। दुनिया में हालात बदलते रहते हैं। तो ना तो रूस और ना तो चीन किसी दूसरे मुल्क से, अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में रूस का भी वही वोट है जो क्यूबा का है, जो ईस्ट तिमोर का है, जो इंडोनेशिया का है, मलेशिया का है। सिर्फ सिक्योरिटी काउंसिल में ऊंच नीच है, उसमें भी पाबंदियां हैं। तो मेरा यही है कि कोई घबराने वाली बात भी नहीं है और कोई खुश होने वाली बात भी नहीं है, क्योंकि अगर यही हमारा मकसद है कि हम किसी के फिसल जाने पर खुश हो जाए और ये भूल जाएं कि हमारे लिए भी आगे रास्ता जो है वो स्लिपरी है, वहाँ भी पानी गिरा हुआ है, हमने कैसे अपनी राहें जो हैं वहाँ रेत डालकर आगे बढ़ना है, वो बड़ा ज़रूरी है। जनाब डॉक्टर सैयद नज़ीर गिलानी साहब, यहाँ पर रोज़नामा जंग जियो न्यूज़ से सीनियर तजियाकार राजा हबीबुल्लाह खान साहब आपसे बात करेंगे। आप क्या राय देंगे हमारे सुनने वालों को जो आज़ाद कश्मीर से तल्लुक़ रखते हैं, मकबूजा कश्मीर से तल्लुक़ रखते हैं, डायस्पोरा से जो तल्लुक़ रखते हैं, कि असर हाज़र के तकाज़ों के बाद के मुताबिक हमें क्या ऐसे इक़दाम उठाने चाहिए कि जिससे आज़ादी की मंजिल और जो हक़ खुदरादियत है कश्मीरियों को, उसे उसमें इस टारगेट को अचीव करने में आसानी पैदा हो। आज़ाद कश्मीर वो काम करे जो उसने अपने ज़िम्मे लिया हुआ है। कराची एग्रीमेंट के तहत बड़े काम हैं जो नहीं हुए। एक्ट 70 का जो के तहत भी हमारे काम है, एक्ट 74 के तहत भी हमारे काम है। एक फैसला हाई कोर्ट का हुआ है अप्रैल 1999, उसके तहत काम है। आज़ाद कश्मीर हुकूमत हर साल एक रिपोर्ट
शाया करे जी आपके लिए, मेरे लिए, कि हमने हक खुद रादियत के लिए, राय शुमारी के लिए ये काम किए। हमने इस साल 2 मील और हम आगे बढ़ गए हैं, क्योंकि आपको दुनिया के, मैं खुद कासाब्लंका में था, वहाँ सरदार अब्दुल कयूम साहब बसिर वजीर आजम थे, सिकंदर हयात खान साहब बसिर प्रेसिडेंट थे, मैं भी था, नवाबजाद नसरुल्लाह खान थे, आगा मुर्तजा पोया थे। तो सारी दुनिया ने हमारी, श्रीनगर से मीरवाइज आए थे, अब्बास अंसारी आए थे। हिंदुस्तान हमें रोक नहीं सकता था। जब हम 1994 में कासाब्लंका इस्लामिक समिट में पहुंच सकते, आज हमें कौन रोक सकता है? आज तो हर एक के पास चौनी भी है, दुआनी भी है, अठन्नी भी है। तब तो दुआने भी नहीं होते थे 1994 में। आज़ाद कश्मीर का बड़ा बजट है, एक अच्छी एक हुकूमत है, यानी एक बाकायदा असम्बली है, सदर है, वजीर आजम है। वो तहरीक आज़ादी कश्मीर उनका बुनियादी मकसद है। तो मैं आपको इतना कह दूं कि बड़ा काम करने को है। तो ऑन एयर उनको आदमी इतना ही कह सकता है कि आइन में जो 2 बड़ी जिम्मेदारी हैं वो पूरी करें। अच्छी इंतजामिया आज़ाद कश्मीर को दें, गुड गवर्नेंस, और अनसिप रेजोल्यूशंस के तहत जो जिम्मेदारी हैं वो निभाएं। अब उन जिम्मेदारियों की तशरीह आपसे बेहतर कौन कर सकता है? जुनैद अंसारी साहब से बेहतर कौन कर सकता है? सोशल मीडिया पर हम देखते हैं आप लोगों की मेहनत। अगर आज़ाद कश्मीर की हुकूमत खाली सोशल मीडिया पर ही ध्यान दे तो उनको मशावरत का एक समुंदर मयसर है। जनाब डॉक्टर सईद नज़ीर गिलानी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी बड़ी बड़ी मेहरबानी। थैंक यू वेरी मच सर। जी राजा हबीबुल्लाह खान साहब, क्या आप कहेंगे जनाब डॉक्टर सईद नज़ीर गिलानी साहब ने जो गुफ्तगू की? अंसर साहब, डॉक्टर सईद नज़ीर गिलानी साहब जो हैं वो मैं समझता हूँ कि रियासत जम्मू और कश्मीर के, चाहे वो मकबूजा जम्मू कश्मीर से हमारे भाई हैं या आज़ाद कश्मीर या डायस्पोरा, वो सलामती कौंसल यूनाइटेड नेशन में जो इंसानी हकूक़ का वहाँ पे जो भी वायलेशंस होती हैं उसमें ये हमेशा जो है वो रियासत भर के लोगों की जो है जम्मू कश्मीर की नुमाइंदगी करते हैं। और कश्मीर पे मैं समझता हूँ कि एक अथॉरिटी की हैसियत रखते हैं। और हमारे सुनने वालों को जो है वो जब भी वक्त हमने चाहा उन्होंने वक्त दिया। किस कदर दर्द उनकी गुफ्तगू में, उनके अल्फाज में, उनके दलाइल में, किस कदर अपने वतन जम्मू कश्मीर की आज़ादी का दर्द है। बेशक बेशक, अल्लाह ताला हमें साहिब अमल करे। आमीन। गुफ्तार का गाजी बन तो गया, किरदार का गाजी बन न सका। चलते हैं जनाब हम अपने आखिरी मेहमान की जानिब। वीकली पॉडकास्ट रेडियो फोरम विद जुनैद अंसारी एंड राजा हबीबुल्लाह खान, FM 101.4 मीरपुर, रेडियो आज़ाद जम्मू कश्मीर, रेडियो पाकिस्तान। जी सामीन, हमें इस वक्त ज्वाइन किया है आमिर महबूब, इनका नाम, अपना तारुफ आप है। रोज़नामा जम्मू कश्मीर, आज़ाद जम्मू कश्मीर का सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाला अवामी अखबार, इसके चीफ़ एडिटर और जम्मू कश्मीर डिजिटल के चीफ एग्जेक्टिव हैं। आमिर साहब, कैसे देख रहे हैं आज़ाद कश्मीर में, जैसा कि आपने फरमाया था चंद माह पहले कि निगरान हुकूमत के बनने तक पाकिस्तान में आप वज़रा को पोर्टफोलियो मिलते हुए नहीं देख रहे, और आपका कहा दुरुस्त हुआ। अब मज़ीद आगे लस्सी कितना चलेगी, कितनी लंबी होगी? देखिए, एक तो ये बात है कि अब कोशिशें की जा रही हैं कि ये मामला यकसू हो जाए। वज़ीर आज़म जो है वो भी पूरी कोशिश के साथ और तनदेही के साथ लग गए हैं इस मामले के ऊपर कि किसी न किसी तरह इन पोर्टफोलियोज को डिसाइड कर लिया जाए, क्योंकि अब ये जो चीज़ें हैं वो इस बात से, सियासत से आगे निकल के ये एक मनफी पैगाम की सूरत अख्तियार कर गई हैं आज़ाद कश्मीर हुकूमत के लिए। तो अब ये कोशिश की जा रही है कि इसके ऊपर कंसेंसस डेवलप किया जाए। तो बेसिकली अब उसके ऊपर ये देखना पड़ेगा कि वज़ीर आज़म की सियासी बसीरत कितनी है और बाकी जो सियासी ज़ुबान है आज़ाद रियासत जम्मू कश्मीर के, वो अब इन चीज़ों को किस अंदाज से देखते हैं। क्योंकि ये चीज़ें जो हर चीज़ जो है स्टक हुई है उसके पीछे एक ही लॉजिक है कि पोर्टफोलियोज तकसीम नहीं हो सके। तो एक तो ये बात है कि ये कहा जा रहा है कि अब ये चीज़ें आखिरी मरहले में दाखिल हो गई हैं और अगर ये पोर्टफोलियोज अभी भी ना हुए तो शायद इनके लिए मुश्किलात में इजाफा हो जाएगा। जनाब आमिर महबूब साहब,
यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक तरफ मुस्लिम लीग नून की तरफ से पूरे आज़ाद कश्मीर के तूलो अर्ज़ में एक उनके ऊपर प्रेशर बिल्ड हो रहा है कि इस गुनाह बेलज़्ज़त वाली हुकूमत से अलहदा ही हो जाएं तो बेहतर है। आप क्या देख रहे हैं, फोरकास्ट क्या करते हैं, फोरसी क्या करते हैं आप, क्या ये अलहदा हो जाएंगे? देखिए, एक तो ये बात है कि अगर आप सियासी सूरत हाल देखी जाए तो आज़ाद कश्मीर के मुस्लिम लीग नून के जो सियासी धड़े हैं वो तेजी के साथ जो है वो तारक फारूक साहब के मौक़िफ़ के साथ जा रहे हैं। और आप ये देखिए कि क्योंकि जब मुस्लिम लीग नून की सदारत से हटाया गया था फारूक हैदर साहब, तब से लेके अभी तक फारूक हैदर साहब के दरमियान और तारक फारूक साहब के दरमियान बहुत आइडियल रिलेशनशिप नहीं था। तो अब जब शाह गुलाम कादिर साहब ने तारक फारूक साहब की गैर मौजूदगी में साउथ के जो अजला हैं उनकी जब वो कर दी, ऑर्गेनाइजेशन ने बना दी, तंजीम साजी कर दी, तो उसके ऊपर तारक फारूक साहब के और शाह गुलाम कादिर साहब के भी दरमियान इख्तिलाफात हुए। और हमारी इत्तला के मुताबिक इंग्लैंड की जो मुलाकात थी उसमें तारक फारूक साहब ने शाह गुलाम कादिर साहब के खिलाफ भी चार्जशीट किया। और जिसका ये हुआ कि अब फारूक हैदर साहब और तारक फारूक साहब बहुत करीब हुए और फारूक हैदर साहब बहुत अरसे बाद जो है वो खुद गए हैं और जाके तारक फारूक साहब के घर जाके, बज़ाहिर तो वो एक उन्हें हज की मुबारकबाद देनी थी, लेकिन क्योंकि वो हज भी काफ़ी अर्सा हो गया गुजरे हुए, तो ये जो मुलाकात थी इसका सियासी रंग था। और यही कहा जा रहा है कि मियाँ शहबाज शरीफ की वापसी के ऊपर मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर से अलग हो सकती है। और मज़े की बात है कि मुस्लिम लीग नून के सारे जो जुमा हैं मासवाए आज़ाद कश्मीर के एक दो वज़रा के जो उसमें हैं, बाकी सारे लोग जो हैं उससे अलग होने के लिए तैयार हैं। जनाब आमिर महबूब साहब, हमने देखा इसका बाज़ाब्ता इसका ऐलान जो है वो आप करेंगे शहबाज शरीफ साहब। जिस दिन शहबाज शरीफ आएंगे उसके चंद दिन के अंदर जो है आज़ाद कश्मीर की उसका इजलास बुला के मुस्लिम लीग नून का, उधर जो है मियां नवाज शरीफ साहब ने भी इसी तरह का दिया है कि हमें इस हुकूमत में शामिल ही नहीं होना चाहिए था। अगर कोई कौमी सतह की ज़रूरत थी उस वक्त, अगर उनका इशारा जो है वो मुख्तारदारों की तरफ था कि अगर इसकी ये ज़्यादा ज़रूरत थी कि जी उस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को हर सूरत ख़त्म ही करना था, तो फिर हमें गैर मशरूत हमायत कर देनी चाहिए थी, काबीना का हिस्सा नहीं होना चाहिए था। जनाब आमिर महबूब साहब, यहाँ पे मैं आपकी दानिश का फ़ायदा उठाना चाहूँगा, हमारे सामईन तक बात पहुँचे। गुज़श्ता 2 हफ्तों से हम देख रहे थे पुंछ डिवीज़न से शुरू होने वाली एहतजाजी तहरीक मुज़फ़्फ़राबाद और मीरपुर डिवीज़न तक पहुँची और पूरे कश्मीर में लाखों लोग सड़कों पे आए बिजली के बिल्स के हवाले से, और एक बहुत बड़ा चार्टर ऑफ डिमांड जो है उनका मौजूद था। अब ये जो मामला है इस सितंबर के महीने में आप कहाँ जाता हुआ देख रहे हैं? एक तो ये बात है कि बिजली के बिलों के ऊपर तो वही स्टैंस है लोगों का, अवाम का तो बिल्कुल वही स्टैंस है। कल एक ब्रेक थ्रू हुआ है कि वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर या आज़ाद कश्मीर की जो हुकूमत है वो आज़ाद कश्मीर के ताजरों, बिल्कुल मीरपुर के जो ताजर हैं और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग हैं, उन्हें तोड़ने में कामयाब हो गए हैं। और ये तासर दे रहे हैं कि शायद उनकी और आज़ाद कश्मीर या जो मीरपुर के ताजर हैं उनके दरमियान जो है वो, बज़ाहिर तो वो जो 2 चेक पोस्टें कायम हुई हैं जो ख़ास तौर पे सिगरेट माफिया की रोकथाम के लिए, और वो जो जाली सिगरेट बना के मुख्तलिफ ब्रांड जो है वो बेच रहे थे फैक्ट्रीज, उनके लिए मुज़फ़्फ़राबाद में और मीरपुर में वो चेक पोस्टें कायम की गई थी और अगले मरहले पे भिंबर में भी की जानी थी। और जिस तरह आपको पता पूरे पाकिस्तान में आप देख रहे हैं कि डॉलर गुज़श्ता 1 हफ्ते में 30 रुपए से ज़्यादा नीचे आ गया, पाउंड पे नीचे आ गया, बाकी चीज़ नीचे आ रही है बदतरीज। तो ये एक नेशनल ऑपरेशन का हिस्सा था जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कराची में मारूफ कारोबारी शख्सियात से मुलाकात के बाद शुरू किया था। तो ये उसी के तनाजर में स्मगलिंग की रोकथाम के लिए और टैक्सेस रिकवर करने की रोकथाम के सिलसिले में नकोदर और हवाला में जो चेक पोस्टें कायम की गई हैं, ये बेसिकली उसका नतीजा था। लेकिन ये जो है वो एक तरीके के साथ आज़ाद कश्मीर के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनके जहन में शायद ये बात थी कि ये शायद उनके लिए कायम कर दी गई हैं। हालांकि आज़ाद कश्मीर की दूध के बाहर जो है वो कोई चोर को पकड़ने पे पाबंदी तो नहीं है ना। अगर कोई बंदा चोरी करके आज़ाद कश्मीर की दूध के बाहर आ जाता है तो किसी को रोकना मुमकिन नहीं है कि अपनी दूध में वो चोर को ना आने दे। लेकिन उसके बावजूद जो है वो किसी वजह से जो मीरपुर के जो ताजर हैं उन्होंने कल वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर से मुलाकात की और मीरपुर के तीनों मेंबरान असेंबली जो हैं वहाँ पे भी मौजूद थे। और ये एक तफसीली मुलाकात थी जिसमें काफ़ी सारे जो है वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स ले ली गए हैं और ये ख्याल किया जा रहा है
कि शायद जो मीरपुर की जो लोग हैं वो शायद अगली बार जो है वो शायद स्प्लिट हो जाएंगे इस उसके ऊपर। बाकी पुंछ और मुजफ्फराबाद वाले इस हवाले से अभी तक तगड़े हैं। अब ये जब ये जो क्या कायदीन जो ताजर बरदरी के और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के गए थे, अगर ये अपनी पोजीशन क्लियर कर देंगे तो इससे तहरीक को फायदा होगा, अदरवाइज तहरीक को इनकी मुलाकात से शायद नुकसान पहुंचने का एहतमाल। यहाँ पे आमिर महबूब साहब, पब्लिक पल्स क्या है, अवाम की नब्ज क्या है? हम देख रहे हैं कि लोगों में बड़ी शदीद बेचैनी है और सोशल मीडिया पे हर बंदा जो है इस पे शदीद गम और गुस्से का इजहार कर रहा है और वो कह रहे हैं कि हम कामरान तारिक बार एसोसिएशन और जो लोग अभी तक मुखालफत में खड़े हैं हम उनका साथ देंगे और इन लोगों को हम जो है नेम एंड शेम करेंगे। क्या कहते हैं आप? बेसिकली जुनैद साहब, मैं आपको बताऊं कि जो अवाम है, मैं आपको बताऊं कि एक आपने बयान देखा होगा जो यासिर सुल्तान की तरफ से लग गया। अब वो जाली था, असली था। अगर कोई असली भी किसी का बयान हो तो जब वो तरदीद कर दे तो उसका मतलब है उसकी सेहत से इनकार कर दिया उन्होंने, और उन्होंने कहा कि ये बयान हमने नहीं दिया। उसे लेके आज़ाद कश्मीर में बहुत बहस हुई और बहुत लान तान हुई और कोई 100 से ज्यादा बार जो है वो यासिर सुल्तान साहब को उस बयान की वजाहत करनी पड़ी कि हमने इस हड़ताल की मुखालफत नहीं की। मैं आपको बताऊं कि ये सारे लोग भी इकट्ठे हो जाएं, सारे मेम्बरान भी इकट्ठे हो जाएं, उनके साथ हुकूमत भी हो जाए, इवन के मैं आपको बताऊं कि आप, मैं और राजा हबीब साहब भी जो हैं वो हुकूमत के साथ हो जाए, फिर भी जो अवाम है वो इनको बिल्कुल जो है उसकी जीरो टॉलरेंस है। आप ये देखेंगे कि अवाम जो है वो अपने स्टैंड पे रहेगी, क्योंकि दुख अवाम का है ना, अशराफिया का दुख नहीं है ना। जो बंदा लाखों कमा रहा है वो हजारों बिल दे सकता है, जो करोड़ों कमा रहा है वो लाखों बिल दे सकता है। असल इशू उसका है ना जिसकी कुल ज़राए आमदन से ज्यादा उसका बिजली का बिल है और उसके फ्यूल चार्जेस हैं और वो महंगाई का शिकार है। और आज़ाद कश्मीर के लोगों ने खास तौर पे 2-2 बार कुर्बानियां दी, अपनी कब्रें, अपने आबाओ अजदाद, एक नस्ल की कब्र भी डुबोई, बाद में दूसरी नस्ल की कब्र भी डुबोई, और उसके बाद भी जो है वो बुनियादी हक से महरूम है। तो मेरा ये ख्याल है कि मीरपुर वालों का जो चार्टर ऑफ डिमांड है वो बड़ा ही जायज़ है, लेकिन क्योंकि उसे लीड करने वाले जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं उन्हें पहली बार जो है वो फीलिंग अच्छी जा रही है। मेरा ये ख्याल है कि अगर ये सियासी क़यादत और ताजरों की क़यादत अगर ये अपनी पोजीशन क्लियर नहीं करेंगे तो इनकी अपनी पोजीशन खराब होने का एहतमाल है। आमिर महबूब साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया, बड़ी मेहरबानी सर, बड़ी मेहरबानी। जी राजा हबीबुल्लाह खान साहब, मैं गुजारिश करूंगा प्रोग्राम को कंक्लूड करेंगे आप। अंसार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आज का जो हमारा प्रोग्राम था इसमें अंसारी साहब 370 के हवाले से जो भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला महफूज किया है, फिर इसी तरह G20 के हवाले से, आज़ाद कश्मीर की सियासत के हवाले से और मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे बड़ी खुल के बात हुई। तो आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मरकज़ी चेयरमैन मुस्लिम लीग नून जनाब राजा ज़फ़रुल हक साहब, बरतानिया से चेयरमैन JKCHR जनाब डॉक्टर सैयद नज़ीर गिलानी साहब और चीफ़ एडिटर रोज़नामा जम्मू कश्मीर जनाब अमर महबूब साहब हमारे साथ थे, और हमें इंतज़ार रहेगा हमारे सुनने वालों के फ़ीडबैक का। जैसा कि प्रोग्राम में राजा ज़फ़रुल हक साहब ने और डॉक्टर सैयद नज़ीर गिलानी साहब ने इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर के हमारे बहन भाइयों की शुजात, दलेरी और अपने हक खुद इरादियत, आज़ादी के लिए जद्दोजहद का जिक्र किया। इंशाअल्लाह हमारे बहन भाई ज़रूर अपनी मंजिल, आज़ादी की मंजिल हासिल करेंगे। आज के प्रोग्राम से इजाज़त चाहते हैं। राजा हबीबुल्लाह खान और जुनैद अंसारी को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़ एंड गुड बाय।